हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। एग्जैक्ट टाइम पर हैं 7 बजे बिल्कुल, और आप सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि आज आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई है। तो जिस वजह से हम लोग बिल्कुल 7 बजे एग्जैक्ट टाइम पर हैं, 2-4 मिनट और दिन लेट होते हैं, इसीलिए आपकी करंट अफेयर की जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट छूटती है। तो आप सभी लोग वहाँ पर होते हो तो आपका यहाँ पर कुछ ना छूटे, इसीलिए मैं 2-4 मिनट क्लास को लेट रखता हूँ बाकी दिन। आज हम एग्जैक्ट टाइम पर हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे। और परसेंटेज की आज हमारी छठी क्लास है बच्चे, ये मत सोचना सर परसेंटेज को आपने बहुत खींच दिया है। बहुत खींचने का मतलब ये था कि देखो, शुरू में जो 1-2 क्लास थी वो हमारी ऐप की प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हुई थी, और शुरू में टीचर चेंज होते हैं तो थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच करने में भी दिक्कत होती है ना। तो मुझे आपके साथ में एडजस्ट होने में भी 1-2 क्लास का टाइम लगा, थोड़ा सा स्पीड में भी, हर चीज़ में भी टाइम लगा। तो आगे भी हम लोग इतनी क्लासेस नहीं खींचेंगे, लेकिन हाँ, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे हम 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़े, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। तो क्योंकि अभी टाइम है आपके एग्जाम में, तो अगर किसी भी टॉपिक में आपकी 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि सर ये इसमें इतनी ज़्यादा क्लासेस हैं तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, नहीं। हो सकता है उसमें टीचर आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपको बताना चाह रहा हो, है ना। तो एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। और आई होप आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपनी मेहनत को, अपने घर वालों की उम्मीदों को, अपने माँ बाप की उम्मीदों को, और सभी लोगों की आपसे उम्मीदें जुड़ी होती हैं। पता है, जब एक बच्चा घर में तैयारी करने लग जाता है तो बहुत सारे लोग उससे उम्मीद करने लगते हैं कि शायद ये लग जाएगा, शायद ये लग जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ऐसी दुनिया तैयारी करे, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हेटर्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने बिल्कुल मेहनत पे लगे रहिए, किसी की बातों में मत आइए कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि कंफर्म मेरा सिलेक्शन होगा, तो आप बिल्कुल भी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे। कट ऑफ क्या लगेगी, क्या रहेगी, मेरा होगा नहीं होगा, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे उतने नंबर आ रहे हैं, छोड़ दीजिए। अपना फोकस रखिए सिलेक्शन पे, बस सिलेक्शन पे फोकस रखिए। मुझे सिलेक्शन लेना है, कट ऑफ से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। कहीं भी लगे कट ऑफ, मेरा सिलेक्शन होना है बस। अगर ये पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी ना तो 100% सिलेक्शन होगा। अगर कट ऑफ आपके दिमाग में रहेगी, कहीं ना कहीं वो आपकी तैयारी को कम करेगी। कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को कम करती है कि अरे यार इतनी कट ऑफ, अरे यार इतनी कट ऑफ, इसमें कम रह गए, उसमें कम रह गए। तो उसके बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपके दिमाग में अगर सिलेक्शन है तो कट ऑफ कहीं भी लगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, ओके ओके ओके। देखो जी, हिंदी में पढ़ाया करो, मुझे समझ में नहीं आता बच्चे, हिंदी में ही तो पढ़ाता हूँ मैं, अंग्रेजी में कहाँ पढ़ाता हूँ तुम्हें। अंग्रेजी तो मुझे खुद ही नहीं आती है, मैंने खूब कोशिश कर ली अंग्रेजी। यार तुमने तो मुझे बहुत ऊंचा पोजीशन दे दी। एक बच्चा कह रहा सर हिंदी में पढ़। अरे भैया, अंग्रेजी मैंने खूब कोशिश कर ली, मुझे खुद ही नहीं आई अंग्रेजी आज तक, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा अंग्रेजी में, है ना। तो चलिए सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। कोशिश करिए, मगर उस सवाल अगर आपसे ना भी हो ना बच्चे, तो एक बार सवाल को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आप अगर सवाल भाई, अंक गणित का सबसे जो हार्ड होती है ना चीजें, वो होती है लैंग्वेज। अगर आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया ना लैंग्वेज पढ़ने में, तो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप हो जाए कि सवाल को कहना क्या चाह रहा है सवाल, लैंग्वेज वाले सवाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही होती है कि वो लैंग्वेज में ही आपको घुमाता है। बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं होता भाई। जैसे हमारा नंबर सिस्टम हो गया, हमारा सर्च इंडिसेस हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनमें हमें कोई लैंग्वेज नहीं देता है, सीधा सवाल दे दिया। लेकिन यहां पर वो लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको घुमाता है। ठीक है, चलिए एक बार सवाल को पढ़ेंगे बहुत आराम से। मैंने कहा ना, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं लैंग्वेज पढ़ानी आपको सिखाता हूं, अर्थमेटिक में स्पेशल। जैसे सवाल को देखते हैं। एक विद्यालय से 2 साल में क्रमशः 100 और 75 परीक्षा एक परीक्षा में शामिल होते हैं छात्र। उनमें से 75% और 60% छात्र सफल होते हैं। ओके, तो सफलता की औसत ज्ञात करो। सफलता की औसत ज्ञात करो मतलब कि यहां पर सफलता की औसत क्या होगी। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले इसको बेसिक मेथड से बताऊंगा, फिर मैं एवरेज वाले मेथड से भी बताऊंगा कि एवरेज वाले मेथड से इस तरह के सवालों को आप कैसे कर सकते हो। सवाल क्या कह रहा है कि 2 साल में, पहले साल में 100 छात्र अपियर हुए, परीक्षा में बैठे,
दूसरे साल 75 छात्र बैठे। पहली साल में तो 100 बैठे हैं, 75% पास हो गए हैं। दूसरी साल में 75 बैठे हैं, 60% पास हो गए हैं उन 75 का। तो सवाल कर रहा है सफलता का औसत ज्ञात करो, दोनों सालों को मिलाकर एवरेज क्या रहा है पास वाले लोगों का। तो देखते हैं भैया, पहली साल में तो 100 बैठे हैं, मैंने 100 को यहां पर लिखा। 75 बैठे हैं दूसरी साल में, मैंने 75 को यहां पर लिखा। ठीक है। अब क्या कहा, उनमें से क्रमशः 75% और 60% सफल हुए हैं। तो सफल छात्र कितने हैं इसमें, 75%, और यहां पर कितने हैं, 60%। ठीक है, क्लियर है कि जब 100 छात्र बैठे थे उनमें से 75% तो पास हो गए हैं, पास वाले छात्रों का पूछ रहा है, और 75 जब बैठे थे उनमें से 60% पास हो गए हैं, और वो पास वाले छात्रों का ही आपसे औसत पूछ रहा है। तो आप इसका 75% निकालो। भाई 100 एक ऐसी संख्या मैंने आपको बताई थी जिसका आप जितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही होता है। अगर मैं कहूं 100 का 75% कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 75 ही होगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, और 100 का 75% कितना होगा, 75 ही होगा। यानी कि 75 लोग पास हुए हैं 100 में से। अब इसका 60% निकालेंगे तो 60 होता है फ्रैक्शन में 3/5, या फिर 60/100 भी आप कर सकते हो, गुणा 75 का। तो ये कितना जाएगा, 15 बार, और 15 3 45, यानी कि 45 छात्र यहां पे पास हुए हैं। तो अगर मैं औसत निकालना चाहूं पास का औसत निकालना चाहूं, तो औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या, और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 हम कर देंगे। तो इनका योग कितना है, 75 और 45 का कितना है, 120। भाई 75 और 45 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 75 प्लस 45 कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो 120 आएगा, बटे संख्या टोटल कितने हैं, टोटल इन दोनों को जोड़ो, 100 प्लस 75 को 175 आएगा, वो नीचे रख लो, और गुणा 100। बताओ जल्दी से कितना होगा, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, 12 चौक 48, 480/7, 480/7 कहो, या फिर ऑप्शन नंबर ए 68 सही 4/7 प्रतिशत कहो, बात वही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। कल भी ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, है ना, कल लास्ट का सवाल ऐसा कराया था। अभी नोट मत कीजिए यार, आप नोट करते रहते हो ना, मैं बार बार बोलता हूं, आप फिर उसको समझने में दिक्कत आती है। 100% गारंटी मैं इस बात से कह सकता हूं, समझने में दिक्कत आएगी। आप रफ कॉपी लेके बैठा करो क्लास में, सारा का सारा फोकस समझने में डाला करो यार। एक बार समझ गए फिर 10 बार नोट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नोट करने में कहीं भगी जा रही है क्या क्लास, ये बताओ मुझे। एप्लीकेशन पे रहेगी, आपने परचेस कर लिया, रहेगी एप्लीकेशन पे, बाद में कर लेना। चलिए, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि भैया मुझे औसत निकालना है, और औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। योग यानी कि कितने लोग टोटल पास हुए हैं, कुल छात्रों का सफलता निकालना है मुझे। तो टोटल पास कितने हुए हैं बटे टोटल हैं कितने, गुणा 100, इसलिए मैंने जोड़ा है। चलिए अब मैं आपको औसत वाला मेथड बता देता हूं। भाई एक बार तो 100 छात्र बैठे हैं, और एक बार 75 छात्र बैठे हैं। आप इनका अनुपात निकालो संख्या का, आप संख्या का ही अनुपात निकालो। कितना निकालेंगे, 25 3 75 और 25 चौके 100, कितना रेशियो आ गया संख्या का, 4:3, 4:3 आ गया। क्लियर है। उसने कहा कि उनमें से क्रमशः 75% और 60% सफल हुए हैं। तो यहां पे कितने परसेंट हुए हैं, 75%, और यहां पर कितने हुए हैं, 60%। ठीक है। अब आप एक काम करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 75 गुणा 4, मैं टोटल परसेंट निकाल रहा हूं, टोटल पास कितने हुए हैं। इन दोनों को गुणा कर दो, 60 गुणा 3, और दोनों को जोड़ दो, टोटल हमें हमारे पास आ जाएगा टोटल पास हुए कितने हैं। तो ये कितना आ गया, ये तो 300 आ गया, प्लस 180 आ गया, तो कितना आ गया, 480,
480 आ गया, और 480 टोटल पास है, और 480 बटे दोनों को जोड़कर कर दो, 4 और 3 7। अगर मुझे औसत निकालना है तो औसत के लिए मैं योग बटे संख्या करता हूं, योग तो ये आ गया, संख्या कितनी है, संख्या 7 है, तो कितना आ गया, 7 छिंग 42, 6 7 अट्ठे 56 और 4/7%। ऑप्शन नंबर ए आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से आप इसे औसत वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चल जाते हैं। ये तो शायद कल ही हमने किए थे इस तरह के सवाल, तो इस तरह के सवाल तो शायद हमने कल ही किए थे, और कल मैंने आपको इस तरह के सवालों में बताया था कि हम जो वेन आरेख बनाते हैं वो उसका बनाते हैं जो हमें दोनों विषयों में दिया होगा। दोनों विषयों में अगर सफल दिया होगा तो वेन आरेख भी सफल का बनेगा, और बच्चे दोनों विषय में अगर असफल दिया होगा तो वेन आरेख भी मेरा असफल यानी कि फेल का बनेगा। सवाल देखिए, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में सफल हुए हैं, 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि वेन आरेख हमेशा उसका बनेगा जो दोनों विषयों में दिए होंगे, जो दोनों विषयों में दिए होंगे। तो बच्चे उसने क्या कहा, 20% छात्र दोनों विषय में असफल यानी कि फेल हो गए हैं, तो जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो दोनों विषयों का बनेगा। ये बात आपने कल स्टार बना के नोट भी की थी। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हो तो परीक्षा में कुल संख्या, ये तो छोड़ो, अभी वेन आरेख से ही हमें देखना है। तो मुझे पता चला, मैंने वेन आरेख यहां से बनाना शुरू किया, यहां से वेन डायग्राम मैंने बनाना शुरू किया। एक तरफ उसने कहा 60% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए हैं, और मैंने आपसे कहा कि दोनों विषयों में तो फेल वाला है, तो मैं फेल वाले छात्रों को ही लूंगा कि अगर 60% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए हैं तो असफल फेल कितने हो गए होंगे, फेल कितने हो गए होंगे अंग्रेजी में, ये पूरा गोला मैं अंग्रेजी का मान रहा हूं, अंग्रेजी में फेल कितने हो गए होंगे, अगर 60% पास हुए हैं तो क्या 40% फेल हो गए होंगे। क्लियर है। अगर उसने कहा 70% गणित में सफल हुए हैं तो क्या 30% फेल हो गए होंगे मैथ में, ये पूरा गोला मैंने 30% का मान लिया, मैं फेल का ही वेन आरेख बना रहा हूं क्योंकि दोनों विषयों में दिया हुआ है। और 20% दोनों, देखो 20% को अब सीधा सीधा आप यहां पर रख सकते हो दोनों विषयों में। अगर मैं अब आपसे पूछूं कुल असफल कितने हैं, कुल फेल प्रतिशत है कितना, कुल फेल कितना है, आप एक बार इस 40 के गोले को जोड़ दो, ठीक है, एक बार इस 30 के गोले को जोड़ दो, और ये दोनों को जोड़ते टाइम इस 20 को 2 बार गिन लिया गया था, 40 के साथ भी और 30 के साथ भी, तो एक बार मुझे 20 को हटाना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 50% बच्चे फेल हो गए हैं, 50% बच्चे फेल हो गए हैं। ठीक है, तो पास कितने हो गए हैं, पास कितने हो गए हैं, 50% अगर फेल हैं तो बच्चे क्या 50% पास हो गए होंगे, टोटल तो 100% होता है। और उसने एक बात कह दिया कि 2500 दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 50% का मान कितना है, 2500 छात्र, 1% का मान कितना है, 2500 बटे 50 यानी कि 5 पूरे 25, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 50 गुणा 100 कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट हैं कितने, टोटल छात्र हैं 5000। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सवाल के पास आएंगे, यहां पर रेशियो आपसे उसने पूछा है, अनुपात उसने पूछा है आपसे, करने की कोशिश करिए। गुड मॉर्निंग सर, आपसे डर लगता है, मुझसे क्यों डर लगे, डर क्यों लग रहा है भाई मुझसे, भाई ऐसे क्यों बातें कर रहे हो तुम। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी कि परीक्षा में बैठते हैं, कुछ एब्सेंट रहे होंगे, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग तथा परीक्षा नहीं देने वाले लोगों का अनुपात, भाई टोटल उन्होंने रेशियो दे दिया 3:2 का अनुपात है,
लड़के और लड़कियों का। फिर उसने कहा परीक्षा दी है 30% लड़कों ने और 70% लड़कियों ने। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि जितने लोगों ने परीक्षा दी है और जितने लोगों ने नहीं दी है उनका रेशियो आपने बताना है। तो बॉयज और गर्ल्स का मैंने रेशियो ले लिया कितना, 3 और 2। जब भी ऐसा अनुपात आपके पास हो, जब भी ऐसा अनुपात आपके पास हो तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा अनुपात आपके पास हो तो आपको करना क्या है, और आपसे पूछा हो इतने परसेंट लड़के और इतने परसेंट लड़कियां, यानी कि हमें इसका परसेंट जब भी निकालना होगा तो आप दो दो जीरो अपनी तरफ से यहां पर ऐड कर दो। क्या कर देंगे, दो दो जीरो अपनी तरफ से यहां पर आप ऐड कर दो। ठीक है, हमने अपनी तरफ से दो दो जीरो क्यों लगाई, क्योंकि रेशियो है, कुछ भी आप यहां पर जो जीरो जोड़ सकते हो, लेकिन रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3-2 का अनुपात है, 3-2 का ही रहना चाहिए। मैंने दो दो जीरो क्यों जोड़ी, सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है, क्यों, क्योंकि बच्चे मुझे इसका 30% और 70% निकालना है, मेरा आंसर परसेंट में पॉइंटों में ना आए, इसीलिए मैंने इसमें दो दो जीरो जोड़ी है। अब देखिए उसने कहा 30% लड़के परीक्षा में शामिल हुए हैं और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई हैं। तो शामिल कितने लोग हुए हैं ये मैं अगर पता कर लेता हूं तो जो शामिल नहीं हुए 300 में से घटाकर मैं वो बड़े आराम से निकाल लूंगा। तो 30% तो लड़के शामिल हुए हैं और 70% लड़कियां शामिल हुई हैं, ऐसा सवाल ने कहा है। तो 300 का 30% आप निकालिए, कितना होता है 3/100 और गुणा 300। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 30-90, यानी कि 90 लड़कियां, 90 लड़के परीक्षा में शामिल हुए हैं और 70% लड़कियां, तो 70% आप निकालिए इसका, 70/100 गुणा 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140, यानी कि 140 लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई हैं। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये तो शामिल वाले लोग हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, जो परीक्षा में शामिल ना हुए, यानी कि शामिल नहीं हुए, वो कौन, वो कितने हैं, शामिल नहीं हुए, नहीं हुए, वो क्या हो जाएंगे, आपको परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल 300 है, 90 अगर परीक्षा में शामिल हुए हैं तो कितने शामिल नहीं हुए होंगे, क्या 210 शामिल नहीं हुए होंगे, 300 में से 90 को घटा दो, है ना। और ऐसे ही अगर 140 परीक्षा में बैठ गए हैं, टोटल 200 हैं, तो कितने नहीं बैठे होंगे, 200 में से 140 घटा दो, क्या 60 लोग परीक्षा में नहीं बैठे होंगे। ये बात क्लियर है आपको, है ना। आपने इस 200 में से 140 को घटा दिया, जो शामिल हुए हैं, जो बैठे हैं, तो ना बैठने वाले मेरे पास आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, सवाल ने पूछा कि परीक्षा देने वाले और परीक्षा नहीं देने वाले का अनुपात। तो परीक्षा देने वाले छात्र कितने हैं, 90 + 140, तो ये तो देने वाले छात्र हैं। और जो परीक्षा नहीं देने वाले हैं वो कितने हैं, 210 + 60 कितना हो जाएगा, ये 90 + 140 कितना होता है, 0 9 4 13, 9 4 13, अच्छा ये हो गया 230, हाँ। और ये कितना है, 210 और 260, ये हो जाएगा 270। अनुपात निकालना है, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 23:27, कितना रेशियो आ गया, 23:27। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बस आपने क्या किया था, आपने किया था 3-2 का रेशियो दिया हुआ था बॉयज एंड गर्ल्स का, आपने दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दी, क्योंकि आगे परसेंट निकालते टाइम संख्या पॉइंटों में ना आए। उसने कहा 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि अटेंड किया है पेपर जिन्होंने। तो पेपर अटेंड किया है जिन लोगों ने, वो 30% और 70% है। मैंने निकाल लिया 30%, 70%, 90 और 140 है। तो उसने पूछा जिन्होंने परीक्षा दी है और जिन्होंने नहीं दी है उनका रेशियो बताओ। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर 90 लड़कों ने परीक्षा दी है, टोटल 300 है, तो परीक्षा दी कितने लोगों ने नहीं होगी, 300 में से 90 घटा दो, क्या 210 ने परीक्षा नहीं दी होगी। भाई कॉमन सेंस की बात है। अगर 140 लड़कियों ने परीक्षा दी है, टोटल 200 लड़कियां हैं, तो कितने ने परीक्षा छोड़ दी है, 60 ने परीक्षा छोड़ दी है, 210 में से 140 घटा दो। तो जिन्होंने परीक्षा दी है टोटल कितने हैं, दोनों को जोड़ दो, 140 लड़कियां 90 लड़के, दोनों को जोड़ेंगे 230 ने तो टोटल परीक्षा दी है। और जिन्होंने नहीं दी है वो 210 और 60, कितना 270 ने परीक्षा नहीं दी है, रेशियो निकालेंगे 23 और 27। ठीक है,
23 और 27। इस सवाल पे आएंगे। हाँ, अब कुछ सवाल आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले। भाई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल आ चुके हैं, या फिर मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी होता है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सवाल, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस बोलते हैं। अब एक बार सवाल को आराम से पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इस तरह के सवालों को। नहीं, प्रिंस यादव भाई हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन फिर आपको चीजें रेशियो में माननी पड़ती, पॉइंटों में आपके आंसर आते, बटे बटे में चीजें जाती, इसीलिए हम जीरो लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। क्लियर है। आगे उसने कहा 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, आप जब जॉब लग जाओगे, आप कमाओगे, खूब कमाओगे। मैं एक नंबर के पैसे की बात कर रहा हूं, दो नंबर की नहीं कर रहा। दो नंबर तो आप बहुत काटोगे, मुझे पता है। एक से एक बैठा है यहां पर कि वो जो प्लानिंग किए होगा कि मेरी सैलरी तो सेफ रखनी है मुझे अकाउंट में, और खर्चा तो मुझे एक्स्ट्रा में चलाना है। अभी से उसने प्लानिंग कर ली होगी, अभी तो तैयारी कर रहा है, अभी से प्लानिंग कर ली होगी कि सैलरी तो मुझे सेफ रखनी है, और जो मेरा खर्चा है वो तो ऐसे चल जाएगा उधर से। तो मुझे एक बात बताओ, मैं सैलरी की बात करूंगा, आपने कुछ खर्चा किया, आपकी सैलरी में से अगर मैं आपका खर्च हटा देता हूं तो क्या आपकी सेविंग आ जाएगी, आपकी बचत आ जाएगी जितनी आपने बचत की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी आय होगी, आय का मतलब पता है क्या होता है, कि कितना आपने खर्च किया प्लस कितनी आपने बचत की। अगर मैं खर्च और बचत दोनों को जोड़ देता हूं तो आपकी इनकम यानी कि आपकी आय आ जाती है। ठीक है, आपकी इनकम आ जाती है। अब देखिए, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इस तरह के सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना होता है ना, वो एक वर्ड है बचे हुए। क्या बचे हुए, या बची हुई सैलरी, या फिर बचे हुई सैलरी, कुछ भी बोल सकता है, बची हुई सैलरी है ना, रिमेनिंग का ये वर्ड स्टार लगा लो इस तरह के सवालों में। जहां ये वर्ड जुड़ गया ना, ये मान लो सवाल की काया ही पलट जाती है, ये वर्ड जुड़ते ही। क्योंकि अगर ये वर्ड जुड़ गया तो मान लो सवाल ही पलट गया सारा। ये कराऊंगा इस तरह के सवाल भी मैं आपको, अभी देखना। देखिए, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। क्या यहां तक ये वर्ड कहीं देखने को मिला आपको? क्या यहां तक आपने यहां से यहां तक का सवाल पढ़ा, क्या बची हुई या बचे हुए वेतन का कहीं वर्ड आपको देखने को मिला? नहीं मिला तो खुश हो जाइए, ये वर्ड जहां मिल जाता है थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है, और वो भी नहीं होगी, आप एक बार पढ़ लेंगे तो। अब मैंने सवाल यहां से यहां तक का पढ़ा, उसने सीधी सीधी बात कही है कि अपनी सैलरी का 40% तो भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर। सिंपल सी बात बोली है। कहीं भी उसने ऐसा नहीं कहा कि बचे हुए वेतन का, बचे हुए वेतन का। तो इस वर्ड को स्टार बना के बक्से में बंद कर लो कि ये जहां भी वर्ड आ जाए ये थोड़ा सा सवाल को बदल देता है, और कुछ भी नहीं है। अब चूंकि ये वर्ड हमारे पास नहीं आया है तो सवाल हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। जब ये वर्ड नहीं आया है तो आप राम की आय को 100 मान के चलो। माना कि राम की जो इनकम है वो कितनी है, राम की इनकम 100 रुपए है, या 100 यूनिट राम की इनकम है, ये मान के चलो। 100 मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि 100 एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका आप जितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही होगा। 100 का 30% 30, 100 का 35% 35, 100 का 70% 70, इसीलिए 100 हम संख्या मान के चलते हैं। अब मैंने राम की आय को 100 मान लिया बच्चे। उसने कहा 40% तो उसने भोजन पर उड़ा दिया, 40% तो भोजन पर उड़ा दिया। तो 100 का 40% कितना, तुरंत 40 कहोगे, तो भोजन पर कितना उड़ा दिया उसने, 40 रुपए उड़ा दिए भोजन पर। 20% घर के किराए पर, तो उसने रेंट पर कितना दे दिया, किराए पर कितना दे दिया, किराए पर 100 का 20% 20 ही हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसने कहा 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर 100 का 10% कितना, 10 ही हो जाएगा। और 10% यातायात पर, तो यातायात पर कितना, यातायात पर 10% यानी कि 10।
इतना सब वो खर्च कर चुका है, ये सब वो खर्च कर चुका है। तो अब टोटल खर्चा है कितना, आप देखिए 10 और 40 50, 20 70 और 10 80, यानी कि उसने टोटल खर्चा आय में से कितना कर दिया, इन सबको जोड़ दीजिए, 80 उसने खर्चा कर दिया। तो बच्चे बचत उसने कितनी की होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय उसकी 100 है, 80 वो खर्च कर चुका है, तो जो उसकी बचत होगी क्या 100 माइनस 80, यानी कि 20 यूनिट की बचत रही होगी उसकी। क्या बचत उसकी 20 यूनिट की रही होगी, और ये 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, ये 20 यूनिट हो जाएंगे 1500 रुपए के बराबर। यानी कि सवाल ने ऐसा ही कहा कि उसकी बचत कितनी है, 1500 रुपए। तो एक यूनिट कितना होगा, 1500 बटे 20, एक यूनिट बराबर कितना होगा, 1500 बटे 20, कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। और क्या पूछा है उसने, मासिक वेतन, वो तो मैं 100 यूनिट मान के चला था। एक यूनिट का मान अगर 75 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 100 गुणा 75। तो मासिक वेतन कितना आ जाएगा, 7500, यानी कि मंथली इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, 7500। कितनी हो जाएगी, 7500। सभी का आंसर है गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि सवाल में उसने यहां कहीं भी ये ना लिखा हो कि बची हुई इनकम का, बची हुई इनकम का, जहां पर बची हुई इनकम का बोलेगा वो सवाल भी हम करने वाले हैं। मैं यहीं पे आपको वार्न कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि इस सवाल में और उस सवाल में बहुत कंफ्यूजन होता है। आपने पढ़ा, उसने डायरेक्ट बोल दिया 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर। तो 100 मैंने उसकी आय मानी, और ये मैंने अलग अलग सीधे 100 के ही परसेंट निकाल लिए, 100 के ही परसेंट निकाल लिए, है ना। तो दोनों मैंने सब जोड़े तो कुल खर्चा मेरे पास 80 आ गया। बचत कितनी है, 20 यूनिट है, क्योंकि 100 उसके आय थी, 80 खर्चा हो गया, 20 यूनिट उसने बचत कर ली है। तो 100 में से 80 गए, 20 बचत करी, और बचत उसने कहा कि ये तो 1500 रुपए की बचत है। तो 20 यूनिट बराबर 1500 रुपए, एक यूनिट बराबर 1500 बटे 20 यानी कि 75 रुपए। तो 100 यूनिट बराबर कितना, 7500 रुपए। चलिए इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिए एक बार, इस सवाल को देखिए एक बार। हाँ, बहुत गौर से करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें कहीं बची हुई वेतन का तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है फिर तो सवाल आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाता है, बिल्कुल इजी बन जाता है। चलिए देखो इस सवाल को देखेंगे। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। भाई उसकी कुछ सैलरी रही होगी भुवनेश की, उसने 30% भोजन पर खर्चा कर दिया और 3% दान दे दिया। आप भी दिया करो, 30% भोजन पर और 3% उसने डोनेट कर दिया। ठीक है, ओके। यदि वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्च करता है, देखो उसने खर्चा दे दिया, इस बार बचत नहीं दी है, तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा, बताइए, करिए। सत्येंद्र राजपूत, बढ़िया। चलिए, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च कर दिया। मैंने उसका वेतन मान लिया 100, कि उसका वेतन कितना है, या फिर आय उसकी कितनी है, भुवनेश का वेतन है 100। अगर उसने 30% भोजन पर खर्च कर दिया, यानी कि फूड पर कितना खर्च कर दिया, भोजन पर, 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है। तो 30 तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 3% दान दे दिया, वेतन का ही 3% उसने डोनेट कर दिया, दान दे दिया। तो 3% 100 का कितना होता है, 3 ही होता है। अब उसने कहा वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्चा करता है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 30 और प्लस 3 कितना, 33 यूनिट हो गया ना टोटल खर्चा।
भाई टोटल खर्चा उसने 30 यूनिट भोजन पर और 3 उसने दान, खर्च तो ये हो गया इतना, तो टोटल कितना हो गया, 30 और 3 33 यूनिट खर्चा हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या 2310 के बराबर हो जाएगा, इतने रुपए के बराबर। सवाल ने कहा है दोनों उद्देश्यों पर इतना खर्चा किया है ना। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, 2310 और बटे 33। एक यूनिट का मान इतना आ गया। तो उसने पूछा क्या, मासिक वेतन, वो तो मैं 100 यूनिट मान के चला हूं, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2310 बटे 33 और गुणा 100। ठीक है, इसको 100 से आपने गुणा कर दिया क्योंकि 100 आपने यहां पर मासिक वेतन मान के चले थे। तो कितना आ जाएगा ये भाई, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 0, 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया 70 गुणा 100, कितना आ गया 70 गुणा 100, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना था, उसका मासिक वेतन 7,000 रुपए था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पिछले सवाल की तरह ही आपने इसको कर लिया। अब देखिए यहां पर सवाल जो मैं चिल्ला रहा हूं ना थोड़ी देर से कि बचे हुए का या फिर शेष का, वो बात वही है, वो यहां पर रूल अप्लाई होगा। बहुत बारीकी से, बहुत गौर से सवाल को पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, बहुत आराम आराम से पढ़ना। जल्दबाजी में सवाल कभी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी, बहुत आराम से पढ़ो। चलिए सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है और सवाल की काया पलट गई जैसे उसने ये कहा कि शेष आय का, जैसे ही उसने ये कहा शेष आय का, यहां पर सवाल कंप्लीट चेंज हो चुका है पिछले सवालों से। मैंने कहा इसी वर्ड पे गौर करना है बस आपको। देखिए अब आप सवाल की लैंग्वेज पकड़ना सीख रहे हो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, ठीक है, और जो शेष, जो बच गई 20% बड़े बेटे को देने के बाद जो उसके पास इनकम बची है शेष आय का, 30% छोटे बेटे को देता है। और अब उसको छोटे बेटे को देने के बाद भी जो उसके पास बची है शेष राशि, देखो शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दे देता है। उसके पास अब 10,080 बचे हुए हैं, तो उसकी इनकम कितनी है। देखो यहां पर सवाल पलट चुका है। अब आपको उस तरीके से नहीं करना है जो आपने पिछले 2 सवाल किए हैं, क्योंकि वहां पर हमें शेष आय का या फिर बची हुई आय का नहीं दिया हुआ था, तो हमने उसकी टोटल इनकम 100 मानी थी, टोटल आय, टोटल वेतन 100 माना था, और उसी के ही परसेंट हमने निकाले थे। लेकिन यहां पर उसने बात को पलट दिया है। उसने एक बात कह दी है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है। हां, आपको आय अब भी 100 माननी है, इनकम आपको अब भी 100 माननी है, इनकम अब भी 100 माननी है। मान लो आपने मान लिया व्यक्ति की जो आय है, व्यक्ति की जो आय है वो 100 यूनिट है, आप ये मान के चलो। अब उसने कहा यदि उसने 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो बच्चे 100 का 20% कितना होता है, बड़े बेटे को देगा। बड़े बेटे को कितना दे देगा भाई, 100 में अगर उसकी आय है 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो बड़े बेटे को दिया कितना, 100 का 20% 20 दे दिया। अब सवाल करने का तरीका बदल गया। अगर उसने 100 में से 20 बड़े बेटे को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, अब उसके पास बचा कितना, क्या 100 में अगर 20 बड़े बेटे को दे देगा, क्या उसके पास अब 80 बचेगा, क्या अब उसके पास 80 बचेगा। अगर वो 100 में से 20 अपने बड़े बेटे को देगा, तो क्या अब उसके पास 80 बचेगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए शेष आय का, यानी कि अब वो इस 80 की बात करेगा, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, तो बच्चे इस 80 का 30% देगा छोटे बेटे को, छोटे बेटे को इस 80 का 30% देगा, शेष आय का 30%। तो 30% इसका कितना हो जाएगा, 30% कितना होगा, 30/100 गुणा 80, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 तिया 24, यानी कि छोटे बेटे को उसने कितना दे दिया, छोटे बेटे को 80 में से 24 दे दिया। अब उसके पास कितना बचा,
अब कितना बचा भाई, 80 में से 24 छोटे बेटे को दे दिया। अब उसके पास 80 में से अगर 24 इसे दे दिया तो क्या उसके पास 56 बचेगा? क्या उसके पास 56 बचेगा? आगे देखो, और बची हुई शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दे दिया। अब इस 56 का 10% ट्रस्ट को देगा, 56 का 10% ट्रस्ट को देगा, तो इसका 10% कितना होता है? 56 का 10% तो डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए, 5.6 होगा। कितना होगा? 5.6 ट्रस्ट को दे दिया। अब कितना बचा उसके पास? 56 में से अगर 5.6 वो ट्रस्ट को दे देगा तो क्या उसके पास अब 50.4 बचेगा? क्या उसके पास अब 50.4 रुपया बचेगा यूनिट में? तो 50.4 किसके बराबर हो जाएगा? सवाल ने कहा ये 10,000 बचे हैं अब उसके पास, 10,080 सॉरी। तो एक यूनिट कितनी आ जाएगी? 10,080 बटे 50.4। तो उसने क्या पूछा है? उसकी आय, वो तो 100 यूनिट है। एक यूनिट का मान इतना, तो 100 यूनिट का मान कितना? इसको 100 से गुणा कर दो, पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी, और ये पूरा 2 बार कटेगा, और ये कितना आ जाएगा? 2, और उसके बाद में 4 जीरो। कितना आ जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। सवाल में उसने आपसे कहा कोई व्यक्ति है, अपनी इनकम का 20% अपने बड़े बेटे को देता है ना। बड़े बेटे को अगर मैंने उसकी आय 100 मान ली, तो बड़े बेटे को कितना देगा? 20 यूनिट देगा, 20 यूनिट देगा 100 में से। और 20 यूनिट देने के बाद उसके पास अब बची कितने रुपए हैं? 100 रुपए में से 20 उसने बड़े बेटे को दे दिए। क्या अब उसकी जेब में 80 रुपए बचे हैं व्यक्ति की जेब में? और अब उसने कहा शेष आय का 30% छोटे को। तो जो अब उसकी जेब में 80 रुपए बचे हैं ना, उसका 30% छोटे बेटे को देगा। तो 80 का 30% कितना आया? 24। यानी कि 80 में से 24 उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया, है ना। और अगर 80 में से 24 छोटे बेटे को दे दिया, तो अब कितना बचा? 56 रुपए। 80 में से 24 हटा दो, अब जो बचा उसका 10% ट्रस्ट को दे दिया। तो 56 का 10% कितना होता है? 5.6 ट्रस्ट को दे दिया। तो बचा कितना? 56 में से ये हटा दो, 50.4 बचा। और ये बचत किसके बराबर कही है उसने? 10,080 के बराबर। तो 50.4 का मान 10,080, एक यूनिट का मान ये कर देंगे, और आय कितनी है? 100 यूनिट, गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर 20,000 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 20,000 आ जाएगा। चलिए इस सवाल पे गौर करिए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अब तो कर लोगे आप, लेकिन दिमाग लगेगा यहां पर भी, क्योंकि यहां पर जहां पर शेष लगा होगा वहीं से आप शेष निकालोगे। अलग है सवाल थोड़ा सा, पिछले सवाल से हाँ मैच करता है, लेकिन लैंग्वेज में आपको पढ़ाना सिखा रहा हूं, तो लैंग्वेज पढ़िए, रटोगे नहीं। सवाल को रटोगे तो नुकसान आप कर जाओगे अपना। चलिए, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है और 30% भाग पुत्री को। बच्चे गौर करना, मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। 50% भाग अगर उसने पुत्र को दे दिया, क्या पुत्र को देने के बाद उसने ये लिखा कि शेष का 30% अपनी पुत्री को? नहीं लिखा ना। अगर वो ये कहता एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को और शेष राशि का 30% भाग पुत्री को, तब मैं शेष वाली कंडीशन लगाता यहां पर। लेकिन उसने यहां से यहां तक मैंने जो सवाल पढ़ा है, शेष वर्ड का यूज कहीं उसने नहीं किया, बची हुई इनकम का यूज कहीं नहीं किया। तो जहां पे शेष का यूज नहीं करेगा, मैं 100 में से ही निकालूंगा। ठीक है, जैसे उसने कहा एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को दे दिया, ओके, 30% पुत्री को दे दिया, 100 का ही 30%, रिमेनिंग का नहीं, शेष का नहीं, क्योंकि उसने कहा नहीं है, 100 का ही निकालना पड़ेगा। अब कहा उसने शेष राशि इन दोनों को देने के बाद, पुत्र और पुत्री को देने के बाद जो उसकी जेब में पैसा बचा है, उस शेष राशि का 80% ट्रस्ट को देता है। अब ट्रस्ट को देने के बाद उसके पास 16,000 रुपए बचे हैं। यह है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है।
है ना, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सुनना, जैसे मैं मानूं कि उस व्यक्ति की जो इनकम है, उस व्यक्ति की जो आय है बच्चे, वो मैं 100 मान लेता हूं। अब देखिए, अगर उसने अपने पुत्र को कितना दे दिया, 50%, तो पुत्र को कितना देगा, 100 का 50%, सर 50 ही होता है। अब देखिए, अब उसने एक बात और कह दी, 30% भाग पुत्री को देगा, तो ये शेष का 30% नहीं होगा, ये टोटल 100 का 30% है, क्योंकि उसने कहा नहीं है मुझे पुत्र को देने के बाद, अगर वो ये कहता शेष का 30% पुत्री को, तब मैं थोड़ा सोचता। लेकिन यहां पर तो उसने कह दिया 50% भाग पुत्र को, 30% भाग पुत्री को, तो पुत्री को कितना देगा, पुत्री को, बेटी को कितना देगा भैया, 100 का 30%, 30 ही देगा। अब इन दोनों को देने के बाद उसके पास कितना शेष बचा है, अब कितना शेष बचा है, अब मुझे बता दो भाई। 100 उसकी आय थी, 50 और 30 80 वो दे चुका है, तो क्या रिमेनिंग उसके पास 20 बचेगा। 50 और 30 80 वो पुत्र और पुत्री को दे चुका है, 100 उसके पास टोटल है, क्या उसके पास 20 बचेगा। आगे देखिए, शेष राशि का 80% ट्रस्ट को देगा, तो इस 20 का 80% देगा ट्रस्ट को। किसका, इस 20 का 80% ट्रस्ट को देगा, तो 20 का 80% कितना होता है, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, कितना आएगा, 16 रुपए वो ट्रस्ट को दे चुका है। तो अब उसके पास कितना बचा, अब कितना बचा, शेष बचा, 20 में से 16 अगर ट्रस्ट को दे दिया, तो क्या बच्चे उसके पास 4 रुपए बचे हैं, 4 रुपए बचे हैं। और सवाल ने कह दिया कि अब उसके पास 16,000 बचे हैं ट्रस्ट को देने के बाद। तो 4 यूनिट का मान कितना, 16,000। 1 यूनिट का मान कितना, 4 चौके 16, 4,000। तो उसने क्या पूछा है, अब प्रारंभ में धनराशि क्या थी, 1 यूनिट का मान इतना, तो 100 यूनिट का मान प्रारंभ में तो 100 यूनिट थी, तो कितना होगा, 4,000 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 4 और उसके बाद में 5 जीरो, कहीं है ऑप्शन में 4 के बाद 5 जीरो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, हां, अब सवाल शुरू हो जाते हैं बहुत गजब वाले, जिन सवालों में बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है और बहुत स्पीड से आप इन सवालों को करने वाले हो। सवाल किस तरह से बन सकते हैं, देखिए, किसी संपत्ति का मूल्य 10% घट रहा है या 10% बढ़ रहा है, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, एक तरह के सवाल। दूसरे तरह के क्या हो सकते हैं बच्चे, कि वो आपसे कहेगा किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रही है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, अगर वर्तमान की इतनी दी हुई है। इस तरह के सवाल बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह के सवाल यहां पर आपको सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो रेशियो मेथड होता है, क्योंकि ऐसे सवालों में आप 2 साल के लिए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। हां, आप लगा सकते हो, लेकिन 2 साल के लिए ही लगा पाओगे आप। अगर 3 साल दे दे, 4 साल दे दे, फिर तो आपको रेशियो मेथड से ही इजी पड़ेगा। तो मैं शुरू से ही आपको रेशियो मेथड बता के चलूंगा, क्योंकि हमने क्लास शुरू ही रेशियो मेथड से किया था चैप्टर, तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति वर्तमान मूल्य 8100 है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। 10% का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है, 10% का भिन्न होता है 1/10। अगर वो प्रत्येक वर्ष 10% कम हो रहा है, और कितने वर्ष की बात करेगा, वो 2 वर्ष की बात करेगा, तो आप 10 में से 1 घटाएंगे, 9 कर देंगे भाई। एक पहली साल तो 10 से 9 हो गया, दूसरी साल भी 10 से 9 कर दो। जितने वर्ष की वो बात करेगा उतनी बार आप यहां पर घटाते जाओगे या बढ़ाते जाओगे सवाल के हिसाब से। अब आप गुणा कर दो, तो 10 धाम कितना, 100, और ये कितना, 81। ये जो 81 है ना, ये 81 है, ये तो वर्तमान है, ये तो वर्तमान है। और जो ये 100 है, ये 2 वर्ष पहले है, ये 2 वर्ष पहले है, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य था। ये वर्तमान मूल्य है 81, और ये 100 2 वर्ष पहले था। सवाल ने क्या पूछा है, यदि वर्तमान मूल्य 8100 है, तो क्या बच्चे 81 यूनिट का मान 8100 नहीं हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 8100 बटे 81।
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 100 रुपए। तो 2 वर्ष पहले उसने पूछा है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 × 100। और 100 × 100 कितना होता है? एक के बाद में 4 जीरो, 10,000। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 वर्ष पहले कितना था? 10,000 था। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले आंसर दिया आप लोगों ने। यहां पे आप थोड़ा सा गौर करिए, यहां पे गौर करिए। चलिए, क्या होगा कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। ओके, बड़े शहर की ओर स्थानांतरण करने के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% घट जाती है। भाई शहर से लोग, गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं, है ना, शहर की तरफ कमाने जाते हैं, कुछ मतलब पढ़ने जाते हैं, लेकिन पब्लिक घट रही है गांव से शहर की तरफ। ऐसा सवाल कहना चाह रहा है कि शहर की जनसंख्या 2 साल पहले 62,500 थी, लेकिन हुआ क्या कि बड़े शहर की ओर स्थानांतरण कर रहे हैं लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 साल में वो 4 साल वो 4% घट रही है। तो सवाल कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, वर्तमान कितनी होगी अगर 2 साल पहले इतनी थी। तो क्या बच्चे, जो वर्तमान जनसंख्या होगी वो 62,500 से तो कम होगी। सोचो, अगर 2 साल पहले 62,500 जनसंख्या थी, हर साल लोग बड़े शहर जा रहे हैं, जनसंख्या घट रही है 4% के हिसाब से, तो क्या जो वर्तमान में जनसंख्या होगी वो 62,500 से कम होगी कि नहीं होगी? भाई लोग 2 साल में बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो ऑप्शन एक बार देखेंगे, क्या 62,500 से ज्यादा वाले को तो मैं नहीं लूंगा, तो आंसर होगा ही नहीं। तो आंसर क्या ये और ये दोनों हट जाएंगे? टेक्निकली सोचो थोड़ा सा कि 62,500 से तो ज्यादा वाले आंसर मेरे हो ही नहीं सकते। अगर लोग शहर की तरफ भागे हैं तो आंसर मेरा 62,500 से तो कम होगा। तो क्या ये जो ज्यादा वाले उत्तर हैं क्या ये हट जाएंगे? ये 76,000 और 75,000, जनसंख्या तो घटी है ना, लोगों के बाहर जाने की वजह से। तो जो मेरा उत्तर होगा वो इन्हीं दोनों में से होगा। अगर मैं तुक्का भी मारने गया तो ए और बी में ही मारूंगा। 50% चांस तो मेरे सही हो जाएंगे क्वेश्चन को होने के, है ना। तो चलिए अब तरीके से चलते हैं। अब देखिए, उसने कहा 2 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी, अब 4% की दर से जनसंख्या घट रही है। तो बच्चे 4% का सबसे पहले फ्रैक्शन बताओ कितना होगा? ये तो 4/100 होता है भाई, परसेंट का मतलब कितना? बटे 100। तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, कितना होगा? 1/25। इसका फ्रैक्शन 1/25 हो जाएगा। अब उसने कहा हर साल 4% घट रही है। कितने वर्ष की बात करेगा वो? 2 वर्ष की। तो 25 में से 1 घटाओ। पहली साल कितनी हो जाएगी? 25 से 24 घटने पर दूसरी साल भी 25 से 24 कर दो, 2 साल की बात करेगा। इन दोनों को गुणा करो, 25 × 25 कितना? 625, और 24 × 24 कितना? 576। यानी कि अगर ये वर्तमान जनसंख्या है, अगर ये वर्तमान जनसंख्या है तो ये कितनी है? 2 वर्ष पहले। ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। सवाल में मान किसका दिया हुआ है आपको? उसने कहा है 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी। तो यानी कि 625 यूनिट का मान कितना है? 62,500। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 62,500 बटे 625। तो इससे ये कट गया, 1 यूनिट का मान आ गया 100। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 576 × 100 कितना हो जाएगा? 57,600। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 57,600। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को बताएंगे। ये 3 साल की बात आ गई है। अब बात 3 साल की आ चुकी है, तो आप जो प्रोसेस लगाएंगे वो 3 बार लगाएंगे। जो प्रोसेस आप यूज करेंगे बच्चे वो 3 बार करेंगे। चलिए, किसी औजार का मूल्य 20% घटता है, घटना मतलब कम होना होता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन है वो मुझे बता दो कितना होगा। क्या वो 1/5 हो जाएगा?
और अगर मूल्य घट रहा है तो कम हो रहा होगा। और कितने वर्ष की उसने बात की है? 3 वर्ष की। तो 5 में 1 घटाया, 5 से 4, 3 बार करेंगे क्योंकि उसने 3 साल की बात करी है। गुणा कर दो, 125 और 64। ठीक है, अब उसने कहा कितने परसेंट मूल्य कम हो जाएगा, तो अब मुझे प्रतिशत ही निकालना है। मूल्य अगर 125 है, 64 हो गया, कितना कम हुआ? 1 और 61, 61 कम हुआ है भाई, 125 में से 64 घटाओगे। प्रतिशत निकालना है तो 61 बटे शुरुआत में कितना था? 125 और गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, इनकी इसमें गुणा करो। 4 एकम 4 और 4 छंग 24 बटे 5, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 4, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, कितना आएगा? 48.8%। कितना आ जाएगा? 48.8%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए, 2 साल 6 महीने, पहली बात तो ऐसा सवाल आता नहीं है, ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं। एक बच्चा पूछ रहा है 2 साल 6 महीने अगर पूछे, ऐसा सवाल नहीं आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं। हाँ चलो फिर भी आ गया तो मास्टर को चेक करते हैं इसको पता है कि नहीं। बेटा चलिए मैं बता देता हूं, अगर 2 साल 6 महीने पूछे तो 2 साल के लिए तो पूरा 20-20%, 5 से 4 करना। और जो 6 महीने है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसने पूछा है, सभी लोगों के लिए नहीं है, वैसे सवाल ऐसा बनता नहीं है। जो छठा महीना है 2 साल के बाद, उसके लिए भी आपने करना क्या है? ये 12 महीने का प्रतिशत 20% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? इसका आधा 10% हो जाएगा। तो उसके लिए 10 से 9 कर देना, बस 1/10 होता है ना, उसके लिए 10 से 9 कर देना। ये उसके लिए जिसने पूछा है, जरूरत नहीं है वैसे इसकी, ऐसा सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए 3 बार 5 से 4 कर दिया क्योंकि उसने 3 वर्ष की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। इस सवाल को बताइए क्योंकि इसमें प्रतिशत अलग अलग दिया हुआ है, अब क्या करें? जो परसेंटेज है वो अलग अलग दिया हुआ है, यहां पर करिए सवाल को। हर में 125 ही क्यों रखा बच्चे? इसलिए रखा, जब हम परसेंटेज निकालते हैं वो ओरिजिनल के रेट से निकालते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास रुपए घटकर 60 हो गए, मैंने कहा कितने परसेंट रुपया घटा आपका? तो आप करोगे 100 रुपए थे 40 हो गए, 60 हो गए, कितना रुपया घटा? 40। परसेंट निकालना है तो बटे 100 करूंगा ना मैं, 40/100 गुणा 100, 40% रुपया घटा। इसीलिए ओरिजिनल जो वैल्यू होती है उसको मैं नीचे रखता हूं हर में। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन को करिए। क्या कहा? एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटता है। घटता है मतलब कि कम होता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? यहां पर अलग अलग तीनों साल के प्रतिशत आपको दे दिए हैं उसने। तो अगर 10% है, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। और जो 20% है, 20% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो 1/5 होता है। बच्चे ये फ्रैक्शन वाला मेथड उसी को समझ में आएगा जिसने मेरी पहली क्लास की होगी, जिसे यूजलेस लगी होगी वो क्लास हम ना कर रहे इस मेथड से, हम तो अपने मेथड से करेंगे। उसके लिए सब हौच पौच हो गया होगा, सारा दिमाग घूम गया होगा। जिसने जो मेरे मेथड से नहीं चल रहा होगा पहली क्लास से, उसके दिमाग में बिल्कुल ये मान लो कि जो होते हैं ना, जो मट्ठा होती है वो हो गई होगी उसके दिमाग में, 100% मैं गारंटी लेता हूं। तो इसीलिए किसी टीचर से पढ़ते हो उसके मेथड से पढ़ो, अपना दिमाग चलाओगे ज्यादा तो यही हाल होगा। तो चलिए 20% 1/5, 30% का अगर मैं फ्रैक्शन देखूं, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/10 होता है, 30/100 यानी कि 3/10। देखिए उसने कहा 3 वर्ष में ये घटता है, तो एक बार तो 10 में से 1 घटाकर कितना कर दो? 9 कर दो। दूसरी बार 5 में से 1 घटाकर कितना कर दो? 4 कर दो। और तीसरी साल में 10 में से 3 घटाकर कितना कर दो? 7 कर दो। इनको गुणा करो, आपस में गुणा करेंगे, 10 धाम 100 पंजे 500। ये कितना है? 9 चौके 36 और 9 चौके 36 गुणा 7 कितना होता है? 7 छिंग 42, 7 21 और 4 25, 252। ठीक है, ये 500 अनुपात 252 आ चुका है। उसने कहा मशीन का मूल्य 6250 है, तो इस 500 यूनिट का मान 6250 होगा और 3 वर्ष बाद उसका इतना हो जाएगा।
तो उसने 3 वर्ष बाद ही आपसे पूछा है। तो 500 यूनिट का मान कितना है? 6250। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6250 बटे 500, और 3 वर्ष बाद कितना है? 252 यूनिट। तो 252 यूनिट का मान कितना होगा? इसमें 252 की गुणा कर दो, बस इसमें 252 की गुणा कर दो। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 0 से तो 0 खत्म, ठीक है। ये कितना जाएगा? 25 दूनी 50 और 25 25 हम 625। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 126, ठीक है। तो 25 गुणा 126 कितना आंसर आ जाएगा? 25 गुणा 126। आंसर कितना आएगा जल्दी से मुझे बताओ? ये आंसर आएगा 3150। कितना आएगा? 3150। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कट तो गया। 25 छिक्के 150, 15, 25 दूनी 15 और 25 दूनी 50 और 15 65, 6, 25 एकम 25 और 6 31। कट तो गया 3150 सीधा सीधा। आएंगे इस सवाल पे। ये मिश्रण वाले सवाल तो मैं तुम्हें कल ही लेकर आऊंगा, मिश्रण वाले सवाल, मिश्रण वाले सवाल। हाँ, इस तरह के सवाल पे आ जाओ, इस तरह के सवाल पे आ जाओ। मिश्रण की मैं कल ही क्लास लूंगा, जो मिश्रण प्रतिशत में होता है, ठीक है, वो मैं कल क्लास लूंगा। आप इस तरह के सवाल पे आ जाओ कि इतने परसेंट घोल में, इतने परसेंट चीनी, कितने परसेंट मिलाया जाए, कितने परसेंट क्या किया जाए, वो कल पढ़ेंगे। आप इस सवाल पे आओ। कैसे भी कट कर लो यार। 3150 आ रहा है ना, कैलकुलेशन मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। अगर मैं खुद सवाल करूं तो मैं कैलकुलेशन करूं ही ना, ऑप्शन देखूंगा, आंसर लगा दूंगा। मैं तो ऑप्शन से ज्यादा करता हूं सवालों को। चलिए, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो कितने परसेंट की त्रुटि होगी? ऐसा सवाल जब भी आए कि इतने परसेंट से गुणा करने को कहा गया, इतने परसेंट से कर दिया, तो क्या उसकी त्रुटि होगी, क्या गलती प्रतिशत होगा? देखो, एक तरफ तो राइट का निशान लगाओ और एक तरफ गलत का। ऐसा सवाल जब भी आए तो एक तरफ तो राइट का निशान लगाओ और एक तरफ गलत का निशान लगाओ। एक तरफ राइट का, एक तरफ गलत का, ये दो काम करना है। अब जो उससे कहा गया था, उससे कहा गया था कि बेटा फ्रैक्शन मेथड से पढ़ ले ना। हम क्यों पढ़ेंगे? मास्टर कुछ हमें बहका रहा है। यानी कि उससे कहा गया 5/3 से गुणा कर, तो यानी कि जो सही कहा गया वो कहा गया 5/3 से गुणा करने के लिए। लेकिन वो आपके जैसा ही अनाड़ी बच्चा था, उसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो गलत के नीचे क्या कर देंगे? 3/5 से गुणा लिख देंगे। अब आपको करना क्या है? 3/5/3 और 3/5 करना क्या है? सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी है जिसके लिए उससे कहा गया था। तो आप बताएंगे कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 5 का एलसीएम लेस है, कितना होता है? वो 15 होता है। 15 की गुणा यहां भी कर दो और 15 की गुणा यहां भी कर दो। मान लो वो संख्या 15 है, मान लो वो संख्या 15 है जिसमें से 5/3 की गुणा करने के लिए कहा गया था और उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। 15 कहां से आया? आप ये 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 की गुणा यहां भी कर देंगे और 15 की गुणा यहां भी कर देंगे, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 5 पूरे 25, यानी कि उसका सही उत्तर तो 25 आना था, लेकिन आ कितना गया? उसका 9 उत्तर आ गया है। त्रुटि कितनी आई है? सही से गलत त्रुटि कितनी आई है? क्या 16 की गलती हुई है? गड़बड़ जो हुई है वो 16 नंबर की गड़बड़ हुई है। और ओरिजिनल नंबर सही कितना था? 25, तो बटे 25 करेंगे और गुणा 100। ओरिजिनल को हमेशा नीचे रखते हैं। 25 चौके 100 और 16 चौके 64। तो त्रुटि प्रतिशत, गलती प्रतिशत कितना होगा? 64%। कितना होगा? 64%। बिल्कुल सही है। तो कल की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। कल हम परसेंटेज खत्म करके और परसों से हम अपना प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि शुरू कर देंगे और बहुत आराम से उसको पढ़ने वाले हैं। कोई टीचर चेंज होता है तो अब उसकी ट्यूनिंग मैच करने में टाइम लगता है। बहुत सारे 80% 90% लोग मेरी ट्यूनिंग मैच कर चुके हैं, तो आराम आराम से मैं स्पीड अपनी ऐसे बढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।